तो जी हेलो जी, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक। आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं मिथिला का एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर मधुबनी। आज का मॉर्निंग स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने दरभंगा से ट्रेन लिया था और पहुंच गए थे मधुबनी। और स्टेशन के बाहर ही मैंने एक होटल लिया और उसमें ही मैंने चेक इन कर लिया था। अब मैं आप लोगों को दिखलाने वाला हूँ मिथिला का एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर मधुबनी, जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं अपने पहले डेस्टिनेशन पर, जो कि है राजनगर पैलेस। तो जी अभी हम लोग पहुंच गए मधुबनी चौक। इस जगह पे एक छोटा सा बस स्टैंड है जहाँ से हमें डिफरेंट प्लेसेस के लिए बसेज मिलती हैं। एंड इस जगह से ही हमें राजनगर पैलेस के लिए भी बस मिलेगी। तो चलिए हम लोग बैठते हैं बस में। तो जी बस वाले भैया ने हमें ड्रॉप कर दिया राजनगर पैलेस के सामने। मुझे इसका गुंबद अभी यहीं से दिख रहा है। वैसे बस से इसका डिस्टेंस जो था वो 13 से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस था मधुबनी से राजनगर पैलेस का। इसके लिए हमने दिए 30 रुपीज़। अच्छा, एक बात मैंने यहाँ पे नोटिस करी जो कि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। आज से कुछ दिनों पहले मेरे फैमिली के कुछ लोग इस एरिया से क्रॉस कर रहे थे। उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि साउथ बिहार के कंपैरिजन में इस पूरे नॉर्थ बिहार वाले रीजन में गरीबी थोड़ा ज़्यादा है। मैंने तो उन्हें झुठला दिया उस समय, बट अब जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मैं भी ये सेम बात नोटिस कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास डेटा है तो कमेंट कीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। खैर चलिए हम लोग चलते हैं राजनगर पैलेस। तो ये अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है मधुबनी का मोस्ट फेमस राजनगर पैलेस। बहुत ही मैसिव पैलेस है ये। टोटल 1500 एकड़ एरिया में ये फैला हुआ है। एंड अगर आप इसकी हिस्ट्री को भी जानना चाहोगे तो इसकी हिस्ट्री भी दरभंगा महाराज से ही रिलेट होती है। दरअसल महाराजा रामेश्वर सिंह ने इस पैलेस का निर्माण करवाया था अपने रहने के लिए, लेकिन चूंकि उनके भाई का यहाँ पर निधन हो गया था दरभंगा में, इसलिए उन्होंने इस जगह को छोड़कर वापस दरभंगा चले गए और तब से ये पैलेस खाली ही रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पैलेस के अंदर एंड करते हैं पैलेस को अच्छे से एक्सप्लोर। पैलेस के एंट्रेंस में ही आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। अमूमन किसी पैलेस को पिलर्स के द्वारा खड़ा किया जाता है, लेकिन आप मेरे पीछे जहाँ पर देख सकते हो हाथियों को यहाँ पर एज ए पिलर यूज किया गया है एंट्रेंस के पास ही। खैर चलिए चलते हैं पैलेस के अंदर। तो गाइस इंटर करते हैं मुझे एक बहुत खतरनाक सी चीज़ देखने को मिली। ऐसा स्ट्रक्चर पता नहीं, मैंने इंटरनेट पर कहीं ना कहीं देखा है, शायद रोम, पेरिस, एथेंस, कहीं ना कहीं ऐसा स्ट्रक्चर जरूर मौजूद है। एग्जैक्टली मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, पर ऐसा इंटरनेट पर मैंने देखा है। तो जी लास्ट कुछ समय पहले मैं गया था राजस्थान। वहाँ पर मैंने कई सारे फोर्ट्स, पैलेसेस, म्यूजियम्स आपको बहुत ही एंशिएंट टाइम का दिखलाया, जो कि इस पैलेस से कई सैकड़ों वर्ष पुरानी होंगी। बट स्टिल वो बहुत ही वेल मेंटेन्ड, लिट और मतलब बहुत ही क्लीन है। बहुत ज़्यादा मतलब उसका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम हो रहा है। लेकिन अगर आप इस पैलेस को देखोगे तो दीवारों पर आपको कई जगह पर दरारें देखने को मिलेंगी। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मतलब बिहार गवर्नमेंट अगर इसको भी प्रिजर्व नहीं कर सकती तो बिहार गवर्नमेंट कर क्या रही है? टूरिज़्म ऑलरेडी बिहार में काफ़ी कम है, मतलब कुछ है भी तो उस साइट्स को भी कुछ अच्छे से डेवलप नहीं किया गया। हाँ, कुछ जगहों को डेवलप किया गया है, जैसे कि मैं कुछ दिन पहले वाल्मीकि नगर गया था, वो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो मैंने वहाँ पर काफ़ी तारीफ़ करी है बिहार गवर्नमेंट को, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने पूरा इकोसिस्टम बना दिया। लेकिन अगर कुछ कल्चरल हेरिटेज साइट हमारे बिहार में बची हुई हैं, अगर उसको भी बिहार गवर्नमेंट प्रिजर्व नहीं करेगी तो मतलब इस चीज़ को हम लोग को बहुत सीरियसली रखने की बात है। क्योंकि एक बिहार जो हेरिटेज साइट है बस वो एक बिल्डिंग और खंडर बनने के लिए नहीं है, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा अपने एंशिएंट हिस्ट्री से सीखते हैं और इंस्पिरेशन लेते हैं। अगर वो कुछ बचा नहीं तो हमारे आगे की जनरेशन्स क्या देखेंगे? उन्हें क्या पता होगा कि हमारी कल्चर, हमारी हिस्ट्री कितनी रिच रही है। अगर मेरी मुलाकात कुछ फॉरेनर टूरिस्ट से होती है तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ मतलब इतना रिच हिस्ट्री रहा ही नहीं है। इसलिए वो यहाँ पर आप देखोगे जयपुर और या फिर राजस्थान के कई सारे डिफरेंट सिटीज़ में जहाँ पर फोर्ट्स, पैलेसेज हैं, यहाँ पर बहुत ही बड़े संख्या में फॉरेनर्स विजिट करते हैं अपने यहाँ की रिच हिस्ट्री को देखने। और हम लोग भी बिहार में जो मतलब अभी यहाँ पे अवेलेबल है भी, उसको भी हम लोग प्रिजर्व नहीं करते। आप देखो ये खंडर हो चुका है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले 10 साल में ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। और फिर कौन ही जानेगा दरभंगा राज के बारे में। दरभंगा की इतनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जो कि मैंने आपको बताया है दरभंगा वाली वीडियो भी और इसमें भी बताया है। बहुत ही अटरली डिसअपॉइंटेड हूँ इन सारी चीज़ों को देख करके, इन सारी लापरवाही को देख करके। तो अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है शिव मंदिर। अगर आप अंदर जाओगे गर्भगृह में देखोगे तो यहाँ पर अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान शिव का प्रतिमा स्थापित है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब स्थिति बहुत ख़राब है।
हालाँकि अगर आप देखोगे तो उसमें डिटेलिंग वगैरह इतनी सुंदर करी गई है, इतनी सुंदर कर गई है, बट प्रिजर्वेशन ज़ीरो है यार। मतलब मैं बहुत ही हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ इन सारी चीज़ों को देखकर। पैलेस की दीवारों पर लोगों ने जमकर पढ़ाई कर रखी है। पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसके दीवारों पर नाम लिख देने से आपका प्यार अमर हो जाएगा, साथ ही साथ आपने सिविल सर्विसेज़ क्रैक कर लेना है। पता नहीं, मतलब हम लोग को एडमिट करना पड़ेगा कि एज अ बिहारी वी लैक इन सिविल सेंस। मतलब हम में सिविल सेंस बहुत कम है और फिर हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप होता है तो हमें बुरा लगता है। हाँ, उनका भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो लोग जज कर देते हैं एक दो लोगों को देख करके, लेकिन काम भी तो हम वैसा करते ही हैं ना। दरभंगा के जो रूलर्स हुआ करते थे, उनका जो पढ़ाई को लेकर जो कंट्रीब्यूशन था, उसको हम लोग नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते हैं। अब मैंने आपको दरभंगा में दिखाया था कि उन्होंने अपना पूरा फोर्ट और पैलेस सब कुछ दान में दे दिया था ललित नारायण यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। एंड सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे तो उन्हीं रूलर्स का जो फोर्ट है, पैलेस है, राजनगर पैलेस, उसको भी उन्होंने विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय को दान में दे दिया, ताकि यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं। तो जी ये है राजा विश्वेश्वर सिंह, जिनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है, और ऐसा है कुछ यूनिवर्सिटी का कैंपस। तो जी ऐसा है कुछ यूनिवर्सिटी के क्लासरूम। कभी ये राजाओं के कमरे हुआ करते होंगे, पर आज इसे क्लासरूम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो जी मैंने यहाँ के कुछ बच्चों से बात किया, मोस्टली यहाँ पर लड़कियाँ ही थी, आई डोंट नो वाई, बट उन्होंने बताया कि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है, लाइक आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और BA, PG वगैरह सारे कोर्सेज यहाँ पर ऑफ़र करते हैं। अच्छा, एक बात मैंने यहाँ पर नोटिस किया, मैंने यहाँ पर मतलब मैंने बिहार के सारे कॉलेजेस में देखा है, बच्चे जो इकट्ठे होते हैं, या तो वो फॉर्म भरने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, या फिर प्रैक्टिकल लिखने के लिए, क्लासेस करने के लिए बच्चे इकट्ठे होते ही नहीं हैं। और सिमिलर चीज़ मैंने यहाँ भी देखा, बच्चे यहाँ पर इकट्ठे थे, कुछ लड़कियाँ थीं, लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिकल लिख रही थी। मतलब बिहार में अगर यही हाल रहेगा तो डिग्रीज तो मिल जाएंगी, बट स्किल, ये एक सवाल करने वाली बात है। अगर आप लोगों ने मेरी दरभंगा वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि राजा रामेश्वर सिंह जो थे, उन्हें तंत्र विद्या में काफ़ी रुचि हुआ करती थी। इसलिए ही उनके मृत्यु के बाद उनकी जलती चिता के ऊपर दरभंगा का श्यामा माई टेम्पल का निर्माण करवाया गया था। सिमिलरली आप इस पैलेस में भी देखोगे, राजनगर पैलेस में भी आप देखोगे तो यहाँ पर 11 मंदिरों का उन्होंने निर्माण करवाया था, जिसमें उन्होंने अलग अलग देवी देवताओं को स्थान दिया था। राजनगर पैलेस के अंदर ही एक तालाब भी है, जहाँ पर आप इनकेस अगर चाहो तो बोटिंग भी कर सकते हो। वैसे जब से मैं मिथिला में ट्रैवल कर रहा हूँ, हर थोड़ी देर पर मुझे कहीं ना कहीं तालाब देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, राजा रामेश्वर सिंह ने इस पैलेस का निर्माण अपने निवास के लिए करवाया था, लेकिन उनके भाई राजा लक्ष्मेश्वर सिंह के मृत्यु के बाद वो दरभंगा चले गए और तब से ये पैलेस पूरा खाली ही रहा। बाद में 1934 में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया, जिसमें नेपाल और इसके आसपास के मिथिला के क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। उसमें इस फोर्ट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा और उसके बाद इस फोर्ट का बिल्कुल भी कोई मरम्मत नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कई सारी यहाँ पर दीवारें में क्रैक्स है और काफ़ी खंडर भी हो चुका है। खैर, हम लोगों ने राजनगर पैलेस अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। महादेव के विराट स्वरूप से तो आप भली भांति परिचित हो गए, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, महादेव इस जगह पर एक व्यक्ति की चाकरी यानी कि उनके यहाँ नौकरी करने आए थे। तो जी मधुबनी से लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूर हम लोग पहुँच गए भवानीपुर के उगना महादेव मंदिर। तो उगना महादेव जी की कहानी जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा मैथिल कवि विद्यापति जी की कहानी। तो चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर एंड जानते हैं विद्यापति और उगना महादेव जी की कहानी। कभी कभी भक्ति इतनी गहरी होती है कि खुद भगवान को भी अपने भक्तों के पास आना पड़ता है। ये कहानी है मैथिल कवि विद्यापति जी की और भगवान शिव के रूप उगना महादेव जी की। विद्यापति जी शिव के परम भक्त हैं, हर पल उनका ही स्मरण करते हैं, उनके चरणों में कविताओं का समर्पण करते हैं। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें भारी प्यास लगी, ना जल मिला ना कोई सहारा। तभी एक अनजाना युवा उनके पास आया और उन्हें ठंडा मधुर पानी पिला दिया। उसका नाम था उगना। उगना ने उनकी सेवा शुरू की, हर काम में लगन, हर बात समझने की शक्ति, कुछ अलौकिक था उसमें। एक दिन गर्मी के दिनों में जब कहीं पानी नहीं मिला, उगना ने अपनी जटाओं से गंगा जल निकाला। विद्यापति जी समझ गए ये तो स्वयं भगवान शिव है। विद्यापति जी के नेत्रों में अश्रु भर आए और उन्होंने उनके चरण में गिरकर बोले, प्रभु आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? भगवान बोले, तेरी भक्ति ने मुझे बंधन में बांध लिया है विद्यापति। लेकिन जब किसी और ने भी उनका असली रूप देख लिया तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। आज भी लोग उनकी इस कहानी को भक्ति के साथ याद करते हैं।
जय उगना महादेव, जय विद्यापति बाबा। वैसे ये विद्यापति जी की और उगना महादेव जी की कथा काफ़ी लंबी है, जिसे आप YouTube पर जाकर अच्छे से सुन सकते हैं। मैंने बहुत थोड़े से वर्ड्स में इस कहानी का व्याख्या करने का प्रयास किया। जो उगना महादेव मंदिर में हमारा दर्शन हो गया। मंदिर में महादेव यहाँ पर शिवलिंग के रूप में विराजमान है। साथ ही मंदिर परिसर में कई और भी देवी देवताओं के मंदिर है। साथ ही साथ वहाँ पे विद्यापति जी की एक काल्पनिक मूर्ति भी बनाई गई है। तो जैसे हमारा दर्शन हो गया, मधुबनी से बस लेकर पहुंचा सकरी और सकरी से फिर दूसरा बस लेकर पहुंचा हूं मिथिला हाट। लगभग इसमें 1 घंटे 45 मिनट का समय लग गया। अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि रात हो गया, फिर जाना भी तो है। लेकिन चलिए, अब पहुँच ही गए तो करते हैं मिथिला हाट को एक्सप्लोर। 20 रुपीज़ की एंट्री टिकट लेकर हम लोग एंटर कर चुके हैं मिथिला हाट में। एंड एंटर करते ही हमें सबसे पहले कुछ स्टोर देखने को मिले, जहाँ पे कुछ मिथिला पेंटिंग्स, अचार और भी मतलब लेडी वेडी का आइटम काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था। चलिए और घूमते हैं मिथिला हाट को। वाओ, बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर पॉन्ड बनाया हुआ है। एंड यहाँ पर बोटिंग भी हो रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इनकेस अगर आप चाहो तो आप भी यहाँ पर बोटिंग कर सकते हो। फिलहाल हम लोग चलते हैं मिथिला हाट के डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने। आप देख सकते हो लेक के चारों ओर फूड कोर्ट्स भी बनाए हुए हैं। तो अगर आप घूमते घूमते थक गए हो तो यहाँ पर रुक कर थोड़ी देर आराम भी कर सकते हो और कुछ खाना पीना भी खा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है यार। अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो बहुत कुछ मिस कर जाता। हालांकि मुझे थोड़ा यहाँ पे पहले आना चाहिए था, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गया और मुझे लौटना भी है यहाँ से। यहाँ पर 2 तरीके की बोट्स अवेलेबल है। एक तो शिकारा बोट, जिसके चार्जेस हैं 100 रुपीज़ पर हेड। हाँ, ये अच्छी बात है कि आप अगर सोलो भी हो तब भी कर सकते हो। पर पर्सन का यहाँ पर पर्सन के बेसिस पे यहाँ पर चार्ज है। और यहाँ पर पेडल बोट भी है, जिसका चार्ज है 50 रुपीज़ पर पर्सन। हालांकि 6 बजे के बाद वो अलाउड नहीं है। ओके, तो एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर पता चली कि यहाँ पर शादियाँ भी होती हैं। सो इन केस अगर आप भी एक अच्छा वेन्यू ढूंढ रहे हैं शादियों के लिए, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि है तो ये बहुत ही खूबसूरत। मिथिला हाट में एक भंसा घर भी है, जहाँ पर आप ट्रेडिशनल स्टाइल में कुछ ऑथेंटिक मिथिला कुजीन्स भी ट्राई कर सकते हैं। फिटनेस सेंटर, स्पा, सैलून सब कुछ है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर शॉपिंग के भी बथेरे ऑप्शंस हैं। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप यहाँ पर हर कुछ कर सकते हो। जगह बहुत ही अच्छा है। बस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे ये लगा इसका कनेक्टिविटी। मधुबनी से मुझे यहाँ आने में लगभग 2.5 घंटे लग गए, अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहा हूँ। हाँ, पर्सनल व्हीकल से तो आप डायरेक्टली आ सकते हो, रोड्स भी हैं डायरेक्टली, लेकिन कनेक्टिविटी बहुत ही बुरा है। दरभंगा से भी आने में मुझे लग ही जाते, लगभग 1.5-2 घंटा लग ही जाता। अगर आप सिटी में बनाओगे या सिटी के आसपास बनाओगे, और अगर दूर भी बनाते हो तो कनेक्टिविटी अगर अच्छा दोगे तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। तो जी, मिथिला हाट हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया। कई बहुत ही शानदार सी हैंडीक्राफ्ट और मिथिला पेंटिंग्स भी यहाँ पर देखने को मिली। बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब खतरनाक जगह है। खैर चलिए, मिथिला आर्ट को हम लोग अच्छे से देखने तो कल भी चलने वाले हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट से मेरी बात हुई है, वो हमें मिथिला आर्ट कल अच्छे से दिखलाने वाले हैं। खैर चलिए, अब हम लोग फिगर आउट करते हैं कि वापस हम लोग को मधुबनी कैसे जाएंगे। वही रूट हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा या फिर कुछ हमें शॉर्टकट ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। सॉरी, मैंने पता किया यहाँ के लोगों से, हमें वही रूट फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ से हमें जाना पड़ेगा सकरी, और फिर सकरी से या फिर बस या फिर ऑटो कुछ भी लेकर हमें पहुँचना पड़ेगा मधुबनी। तो अभी बज रहे हैं 7:15 एंड लेट्स सी कब तक हम लोग पहुँचते हैं मधुबनी। 1 घंटे में तो केवल अभी सकरी ही पहुँचे हैं। हालांकि मिथिला हाट के पास काफ़ी देर हम लोग को इंतजार करना पड़ा था, कम से कम 15-20 मिनट पहले बस के लिए। वैसे बस ही नहीं मिला हम लोग को, फिर भी ऑटो से ही आना पड़ा था। अभी लगन सीजन चल रहा है ना, तो काफ़ी बसेस की बुकिंग चल रही थी, इस वजह से काफ़ी कम बसेस चल रहे थे। खैर चलिए, अब यहाँ से हम लोग लेते हैं ऑटो और पहुँचते हैं मधुबनी। तो गाइस, बज रहे हैं 9:20 और मैं पहुंच चुका हूं मधुबनी। मतलब मिथिला हाट से यहां आने के लिए हमें लगभग 2 घंटे लग ही गए। खैर चलिए, अब मैं चलता हूं अपने होटल में, थोड़ी देर रेस्ट करूंगा। मिलते हैं आपसे कल सुबह। तो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं एंड मैंने अपने होटल से चेकआउट कर दिया है। आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं मधुबनी से जयनगर के लिए, और इसीलिए मैं आ गया हूँ यहाँ प्लेटफॉर्म पर। थोड़ी ही देर पर हमारी ट्रेन आने वाली है, गंगा सागर एक्सप्रेस। उसमें बैठकर हम लोग जाएंगे जयनगर के लिए। टिकट हम लोगों ने ले लिया है, 30 रुपीज़ की टिकट थी। तो चलिए हम लोग बैठते हैं ट्रेन में एंड लेट्स बिगिन आवर जर्नी टू जयनगर। तो जी, ट्रेन ने हमें ड्रॉप कर दिया जयनगर में। जयनगर बेसिकली एक बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का, बिहार का।
तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखने वाले हो नेपाल का जर्नी हम लोग मेरा। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ 2 बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, जितना मैंने ट्रैवल किया नॉर्थ बिहार में, मैंने नोटिस किया कि यहाँ के लोग बस पे बहुत ही रिलाई करते हैं। इनफैक्ट बस का यहाँ पे नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, इसलिए आप देखोगे, मैंने नोटिस किया है कि यहाँ के आप ट्रेन्स में भी देखोगे जो नॉर्थ बिहार में चलती हैं और सीमांचल एरिया में चलती हैं, उनमें उतनी भीड़ भी नहीं होती है। जबकि हम लोग साउथ बिहार में रहने वाले लोग मतलब बस से नॉर्मली ट्रैवल करते ही नहीं है, बहुत ही रेयर केस में हम लोग ट्रैवल करते हैं। और दूसरी बात मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा कि जितने दिन मैंने मिथिलांचल में ट्रैवल किया, कुछ मैंने डॉक्यूमेंट किया, कुछ मैंने ऑफ कैमरा भी मतलब ऑब्जर्व किया। अगर मैं ये कहूँ कि मिथिला का जो क्षेत्र है वो बिहार में सबसे ज़्यादा कल्चरली रिच है, तो ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब मैंने बहुत कुछ देखा और मतलब प्रोग्रेसिवनेस के नाम पे उन्होंने अपने कल्चर को खोया नहीं है। खैर चलिए, इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।